हो सकती है। आप सीए कर लो, आप एमबीए कर लो, आप पीएचडी कर लो, लेकिन प्रधानमंत्री जी जिन्होंने स्वयं गरीबी महसूस किया है, स्वयं देखा है कि कठिनाइयों में कैसे जिया जाता है, उनके दिल की जो संवेदना है वो तो वास्तव में वही बता सकते हैं, वही दिशा दिखा सकते हैं। हमने उनके दिखाए हुए दिशा को सिर्फ कागज और योजना में डाला, और वास्तव में प्रधानमंत्री जी की इतनी समझ है कि किस चीज करने से एक व्यक्ति के जीवन में प्रभाव पड़ेगा। आपने एक जरूर कहा कि सबका साथ सबका विकास इस बजट में झलकता है। आप 5 वर्ष के कार्यकाल देख लीजिए। आयुष्मान भारत क्या सबके लिए नहीं है? बिजली क्या सबको नहीं मिलनी चाहिए? स्वास्थ्य सेवाएं हो, शौचालय हो, कुकिंग गैस सिलेंडर हो, बैंक का खाता हो, मुद्रा लोन के लिए एलिजिबिलिटी हो, हर विषय पे जब प्रधानमंत्री जी सोचते हैं तो उनका स्केल ऑफ थिंकिंग ही अलग होता है। पीयूष जी, मुझे याद है शीतकालीन सत्र में जब आरक्षण आया था सामान्य वर्ग के लिए, तो उस वक्त रविशंकर प्रसाद जी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में कहा था कि स्लॉग ओवर में ही छक्के मारे जाते हैं, और अभी तो देखिए ऐसे बहुत छक्के आएंगे। आज एक अखबार ने, मैं देख रहा था, एक अखबार ने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने दिखाया कि विपक्ष मैदान में खड़ा हुआ है और पीयूष गोयल जी स्लॉग ओवर में छक्का मार रहे हैं, आपको छक्का मारते हुए दिखाया गया। तो ये बजट क्या ये स्लॉग ओवर का छक्का है? क्योंकि लोग विपक्ष को इसको, मैंने कहा, मीन में नहीं निकाल पा रहे, पर वो ये कह रहे हैं कि चुनावी बजट है। भाई साहब, मैं मानता हूं ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये बजट माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अरुण जेटली जी ने लगभग बनाया था। मैं तो अभी थोड़े दिन पहले ही उसमें आया, और प्रधानमंत्री जी के मन में जितनी अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं, जितना वो काम करना चाहते हैं, और जो हमने पिछले 4-4.5 साल में लगातार देखा, उसके हिसाब से तो वास्तव में तो सिर्फ इंटरिम बजट की मर्यादा के अंदर जितना कर सके, और जो बहुत अहम था कि जनता तक पहुंचे, हमने तो उतना ही अब तक अनाउंस किया। मर्यादाएं थी, आपको लगता है कुछ मर्यादाओं को? हाँ, बहुत सारी मर्यादा थी। जैसे अब टैक्स में हमने 5 लाख तक के जो करदाता हैं कि उनका टैक्स रिडक्शन एंड सोर्स वगैरह के बाद उनको फिर रिफंड के लिए परेशानी ना हो, उनको त्वरित मिलना चाहिए लाभ, उस हिसाब से उसका तो इस बजट में फैसिलिटेट कर दिया। किसान की समस्या ज्वलंत थी, सभी जानते थे, उसका करना आवश्यक था, इसलिए उसका प्रावधान भी किया, पर्याप्त मात्रा में प्रावधान किया, और साथ ही साथ उसकी योजना कैबिनेट ने अप्रूव कर दी, इसी साल से लागू कर दी। इसी प्रकार से जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबर है, उनको ओल्ड एज में पेंशन मिले, ये मैं समझता हूँ हमारी सरकार की सोच के साथ एकदम मेल खाता है। और कई सारी चीजें कामगारों के लिए गत 4 वर्षों में हुई है, जिसका थोड़ा ब्यौरा मैंने दिया भी, चाहे वो ग्रेच्युटी लिमिट हो, बोनस लिमिट हो, प्रोविडेंट फंड में अगर कोई धारक है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो 2.5 लाख से 6 लाख उसको पैसा मिले। इतने सारे विषय लेबर के संबंध में, मिनिमम पेंशन 1000 रुपए लगातार होते रहे हैं कि मैं समझता हूं कि ये भी एक विषय ऐसा था जो 42 करोड़ ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को एक वृद्ध अवस्था में वृद्ध जीवन को अच्छी तरीके से सम्मान के साथ बनाने के लिए बहुत आवश्यक। मैं यही कह रहा हूँ पीयूष जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मजदूरों की बात ही करें, पूरे 10 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर हैं उनके लिए एक योजना, उसके बाद 12 करोड़ किसानों के लिए, 3 करोड़ जो मिडिल क्लास हैं, जो टैक्स पेयर हैं। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई ये चुनावी वो था। मैं अभी पूर्व वित्त मंत्री जो है उनका एक स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं वोट ऑन अकाउंट नहीं है, अकाउंट फॉर वोट्स है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग उसको कह रहे हैं कि चुनाव के हिसाब से लोग जोड़ कर देख रहे हैं। दुर्भाग्य है कि जो संवेदना माननीय प्रधानमंत्री जी में है, वो शायद यहाँ एयर कंडीशन रूम में बैठे बड़े बड़े नेताओं को होना बड़ा मुश्किल है। वो ये नहीं समझ पाएंगे कि एक छोटा किसान, 1 एकड़, आधा एकड़, पाव एकड़, छोटा किसान, थोड़ी सी जमीन है, उसकी मुश्किलियत इनको समझना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूं कि उनको जब ये 6000 रुपए सालाना मिलेंगे तो वो जो लाभ आएगा, उस पैसे से जो वो नए बीज खरीद पाएगा या बिजली का बिल भर पाएगा, उसको आत्मनिर्भर बनाने का काम इस योजना से करने की कोशिश हुई है। रही बात चुनाव की, तो जब आयुष्मान भारत आया तब तो कोई चुनाव नहीं था। जब 100% इच्छुक लोगों को बिजली दी जाए, ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया,
तब तो कोई चुनाव नहीं था। जब हमने तय किया, और तब तो हम जीत के ही आए थे 2014 में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि स्वच्छता मेरे लिए सबसे बड़ी अहमियत रखती है, तब तो कोई चुनाव नहीं था। लेकिन आज कांग्रेस वाले मित्र बताए 55-60 साल से उनकी सरकारें एक के बाद एक आ रही हैं, विपक्ष की मिलीजुली सरकारें भी हमने सबने देख ली, क्यों उन्होंने सिर्फ हर 3 में से एक ही महिला को शौचालय दिया 65 सालों के अंदर? और कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मात्र 4-4.5 सालों में लगभग हर महिला को शौचालय का लाभ दिया? क्यों सैनिटेशन कवरेज 34% ही रह गई थी? कैसे प्रधानमंत्री जी ने आज 98% तक बढ़ा दिया? क्यों 2.5 करोड़ परिवार, और 2.5 करोड़ परिवार भाई साहब 5-6 करोड़ बच्चे बिजली से वंचित रहे 70 साल आजादी के बाद भी? क्या उनको एक बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए? कि जो हम लोग एक प्रकार से, मैं रेल मंत्री भी हूं, तो रेलगाड़ी में चढ़ के शायद विकास की यात्रा में हम आगे चले गए, और हम क्या बाकियों को भूल सकते हैं? मैं समझता हूं दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने इतने वर्षों तक तो लोगों को विकास से वंचित रखा भी, और साथ में आज आलोचना कर रहे हैं जब एक सही दिशा में, एक अच्छी साफ नीयत के साथ एक सरकार गरीबों का, मध्यम वर्गीय लोगों का, किसानों का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हमारे कामगारों का, सबका जब भविष्य उज्जवल बनाने के लिए लगातार 5 साल से काम कर रही है, मैं समझता हूं ये उनके जहन में नहीं घुसेगा कि उनमें वो संवेदना आ ही नहीं सकती है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी में है। आपने संवेदना की बात की, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष भी आलोचना नहीं कर पा रहा है। जो 5 लाख मिडिल क्लास के लिए जो इनकम टैक्स की बात आई, उसमें लोग कह रहे हैं कि भी ये तो पहले साल आपने वादा किया था, आपको 5 साल बाद क्यों ध्यान आई? लोग इस तरह से बात कर रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि शायद संवेदना नहीं, या फिर लग रहा है कि उनको आलोचना के लिए कोई, अगर कांग्रेस वाले ये जवाब दे सके कि जब उन्होंने सरकार छोड़ी तब क्या वित्तीय घाटा लगभग 4.5-5% नहीं था? एक जमाने में तो 6.5% तक वित्तीय घाटा ले गए थे कुछ वर्ष पहले। क्या कांग्रेस वाले ये बता सकते हैं कि 2009 से 14 के बीच महंगाई 10% का आसमान क्यों चूम रही थी? लगातार इतनी महंगाई क्यों थी देश में? क्या कांग्रेस वाले ये बताएं कि करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, वो क्यों इतना तकलीफ में था कि करंट अकाउंट डेफिसिट 4.5% के करीब पहुंच गया था? वो बताएं कि विकास की दर क्यों लगातार गिरती जा रही थी? ऐसी परिस्थिति में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरकार चलाई, तब इन सब कठिनाइयों को पार करते हुए सरकारी ढांचे को भी सुधारना, सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, पारदर्शिता लाना सरकार के काम में, 1,60,000 करोड़ के अनपेड बिल्स, यानी भुगतान करना था उन्होंने जो मार्च 2014 तक भुगतान ही नहीं किया था, जो हमारी सरकार के गले आया, और हमने वो सब भुगतान किया पूरी तरीके से। ओवरऑप में क्यों उन्होंने मात्र 500 करोड़ रुपए रखे थे? हमने 35,000 करोड़ गत 4 वर्षों में डिसबर्स, एक्चुअल डिसबर्स टू आवर एक्स सर्विसमैन। सम्मान तो हमने दिया। तो जिस जर्जर हालत में वो छोड़ के गए थे, स्वाभाविक है हमें आर्थिक व्यवस्था भी सुधारनी थी। स्वाभाविक है अगर लंबे समय के लिए आपको कुछ काम अच्छा करना हो तो शुरुआत में नींव रखनी पड़ती है, और मैं समझता हूं कि ये जो नींव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने रखी है, ये इस देश को वर्षों क्या दशकों तक तेज गति से विकास के मार्ग पे और समाज के हर वर्ग और 130 करोड़ भारतीयों के जीवन को उज्जवल बनाएगा, ये हमारा अटल विश्वास है। यानी आपके कहने हैं कि इतने साल तक, 4 साल तक लगभग वित्तीय अनुशासन रखना, सेहत सुधारना, ये सब चीजें होने के बाद फिर सरकार अब एक एक चीजों पर जो इस तरह के पॉपुलिस्ट मेजर है जिनको जो जरूरी है, कोई पॉपुलिज्म नहीं है। आखिर बिजली भी हमने इन 4 साल में ही पहुंचाई। आखिर हमने आयुष्मान भारत भी इसी पीरियड में लोगों तक पहुंचाया। आखिर शौचालय कोई ओवरनाइट तो 9 करोड़ 10 करोड़ शौचालय नहीं बने, ये लगातार बनते गए। आप मुझे बताइए कोई सरकार जो इतनी बड़ी राशि सिर्फ मात्र शौचालय बनाने के लिए अलॉट करती हो या किसने किया हो। आज किसानों का देखिए, हमने सिर्फ 6,000 रुपए आत्मसम्मान किसान को 1 वर्ष के लिए नहीं दिए, 12 करोड़
कि लगभग किसान परिवारों को अब सालों साल हमेशा के लिए ये हर वर्ष 6,000 रुपए मिलेगा। एक गरीब किसान के जीवन में ये क्या परिवर्तन लाएगा, मैं समझता हूँ ये अमीर नामदार और जो खानदानी कमाई के ऊपर या खानदानी नाम के ऊपर अपनी राजनीति करते हैं उनको समझना बड़ा कठिन। मैं इस पे किसान पर भी आऊँ, लेकिन उससे पहले एक बार फिर टैक्स वाली बात जो है, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे थे शायद 2.5 का 3.5 हो जाएगा, तो इसलिए कई लोग कह रहे छप्पर फाड़ के मिल गया। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें कुछ लोग कह रहे कैच भी है, कुछ स्पष्टता की अभाव है। बड़ा स्पष्ट मैंने अभी प्रेस के सामने भी कहा और हाउस में भी। देखिए ये इंटरिम बजट है, हमने टैक्स जो आज के दिन रेट्स हैं वो सब सेम रखे, लेकिन जो बहुत निम्न मध्यम वर्गीय है, जो न्यू मिडिल क्लास है, उनको सर्टेनिटी हो उनके टैक्स की, जिससे टीडीएस वगैरह ना भरना पड़े। नहीं तो अप्रैल मई जून जब तक हम फाइनल बजट लाएं पास करें अगले टर्म में, उस तक उनका टीडीएस होगा, फिर रिफंड के लिए भागना पड़ेगा। उस वर्ग के लिए हमने टैक्स रिबेट बढ़ा के ऐसा कर दिया कि 5 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स ना भरना पड़े। अब इसके अलावा इतने सारे डिडक्शंस भी तो है, और वो डिडक्शंस लगातार ये सरकार, एनडीए की सरकार ने 4 वर्ष में डिडक्शंस बढ़ाई है, कुछ ना कुछ हर वर्ष दिया है करदाताओं को। तो इस सबको मद्देनजर रखते आज काफी बड़े संख्या में लगभग 3.5 करोड़ लोग टैक्स पेयर आज एक प्रकार से टैक्स से मुक्त हो जाएंगे। बाकी रही बात के जो बड़े टैक्स पेयर है, मैंने बजट में भी कहा कि एक प्रकार से देश में अगर गांव तक, गरीब तक, किसानों तक खुशहाली लानी है तो उसमें हम सब ईमानदार टैक्स पेयर्स ने जो टैक्स भरा वही तो योगदान है जिससे गरीब के जीवन में उज्ज्वला आएगा। और मैं समझता हूं कि हम सब जो एक प्रकार से टैक्स भरते हैं, जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा है, हम गर्व महसूस कर सकते हैं कि आज हमारे टैक्स का पैसा एक एक रुपया पाई नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उस वर्ग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं। इसलिए आप थोड़ा भावुक भी दिखे, आपने टैक्स पेयर्स का बहुत शुक्रिया भी अदा किया, इसलिए शायद आप भावुक भी थे टैक्स पेयर्स की बात करते हुए। स्वाभाविक है, क्योंकि आफ्टर ऑल नोटबंदी हुई और हमने काले धन पे जब प्रहार किया तब बड़े पैमाने में टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा, टैक्स बेस भी बढ़ा। अब हम चाहते थे इसका लाभ जो मध्यम वर्ग लोग हैं, निम्न मध्यम वर्ग लोग हैं, उनको मिलना चाहिए। ये लाभ हमने देने की चेष्टा की, लेकिन एक कमाई एक लेवल के बाद जब हो जाती है तो मैं समझता हूँ सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आखिर देश का निर्माण तो जन भागीदारी से ही होगा, हम सबको अपनी अपनी आहुति देनी है, तभी तो देश। एक तरह से नोटबंदी को लेकर भी जो लोग सवाल उठाते थे कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, नोटबंदी से, आज आपने उसका भी एक आंकड़ा पेश करते कह सकते हैं कि नोटबंदी से भी जो फायदा हो वो भी जो है स्पिल ओवर जो है एक तरह से। नोटबंदी के अपार फायदे हुए। ये दुर्भाग्य है कि शायद कुछ लोगों को चोट पहुंची नोटबंदी की और उसकी आलोचना में लगे रहते हैं, पर वास्तु स्थिति यह है कि मूलतः इस देश का नागरिक और इस देश का व्यापारी और इस देश का करदाता तीनों ईमानदार हैं, तीनों ईमानदार रास्ते पे ही चलना चाहते हैं। पिछली सरकारों ने शायद इस ईमानदारी का कभी सम्मान नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार टैक्स पेयर्स का सम्मान किया कि जो सही टैक्स देता है उसके लिए सहूलियतें, और जो गलत अपने टैक्स को बचाता है या पूरी तरीके से टैक्स नहीं देता है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। मैं समझता हूं ये देश की जनता भली भांति समझती है कि ईमानदारी को इस सरकार ने पहली बार एक इज्जत दी है, और इज्जत से जब वो थोड़ा बहुत टैक्स भी भरते हैं जिसकी आमदनी बहुत 5 लाख से बढ़ जाती है, तो मैं समझता हूं खुशी से इस देश के विकास के लिए और हमारे गरीब भाई बहन बहुओं के लिए इतना तो छोटा योगदान हम सभी करना भी चाहेंगे ना। आप भारत के इतिहास को देखिए, भारत के मूल ट्रेडिशन और कल्चर को देखिए, यहाँ तो हर एक व्यक्ति दानवीर होता था, हर एक व्यक्ति चाहता था कि मैं भी कुछ समाज के लिए करूं। पहले टैक्स देने में इसलिए दिक्कत लगती थी कि प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि भाई 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसे तो चोरी हो जाते हैं, 15 पैसे गरीब को मिलते हैं, तब टैक्स देने में दुख होता है।
जब हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन, आधार, मोबाइल के साथ जोड़ के एक एक पैसा गरीबों तक पहुंचाया, मैं समझता हूं आज टैक्स पेयर को हर्ष है कि वो भी देश के निर्माण में अपना आहुति दे रहे हैं। किसानों की बात पे सर, 12 करोड़ किसान परिवारों के लिए जो 6,000 रुपए सालाना, सरकार बार बार कहती है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करनी है, और आपने इसको कंटिन्यूशन प्रोसेस कहा, तो उस कंटिन्यूशन प्रोसेस में ये जो आज का स्टेप है, ये किस हद तक जो है उसको आगे ले जाता है फॉरवर्ड? काफी बड़ी हद से इससे फायदा होगा। आप देखिए एमएसपी हमने 1.5 गुना कर दिया लागत से, साथ ही साथ हमने सॉइल हेल्थ कार्ड शायद 15-17 करोड़ आज देश भर में बांट दिए हैं, जिससे किसानों को पता चले कि उस जमीन पे क्या ज्यादा अच्छा बन सकता है। जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंचाई योजनाएं तेज गति से हर इलाके तक पहुंचे, बजाय के पहले की तरह भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। जी, हमारी कोशिश है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा ऋण मिले, सस्ते ब्याजों पे मिले, और कठिनाई के समय प्रधानमंत्री बीमा फसल बीमा योजना के तहत 100% भुगतान हो। मैं समझता हूं सामूहिक समुचित विकास किसान का कैसे करना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की। आखिर किसानों को भी शौचालय तो मिल रहा है, आखिर किसानों को भी मुफ्त में कुकिंग गैस मिल रही है, किसानों के बिजली की दर लगभग इस 5 वर्षों में काफी नियंत्रण में रही है, साधारणता तो बढ़ी भी नहीं है किधर भी। मैं समझता हूं अलग अलग पहलू से देखें तो किसानों के जीवन को सुधार करने के लिए और उनके बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए कई सारी योजनाएं इस सरकार ने गत 5 वर्षों में निकाली है। अभी अभी एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए भी इंटरेस्ट सबवेंशन, ब्याज की छूट का निर्णय लिया है। जी, इसी प्रकार से कोई आपदा हो जाए और बाय चांस बीमा नहीं निकाला हो तो जो लोन है उसको रीशेड्यूल करना पड़ता है, उस पे भी हमने इंटरेस्ट सबवेंशन देने का निर्णय लिया। तो एक प्रकार से गहराई में जाके सस्टेनेबल सोल्यूशन, ऐसा नहीं कि एक टेम्पररी इंजेक्शन दे दिया और उससे लगा कि चलो सब ठीक हो। ये लंबे अरसे के लिए किसानों का जीवन कैसे सुधर सकता है, वो हमारा इस सरकार का काम रहा है। वो काम बोलता है, वो काम जनता महसूस करे। असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए कुछ भी योजना लाना, उसको इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। 2 बड़े ऐलान यहाँ पर हम देखते हैं, उनके अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें उनको बीमा भी, और इसके अलावा 3,000 रुपये पेंशन भी। इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको लाभार्थी तक पहुँचाना, ये कितनी बड़ी चुनौती है आपको लगता है? अभी तक हमने जनधन योजना के तहत बीमा योजना तो लगभग करोड़ों लोगों तक पहुंचाई है देश भर में। जी, अब एक फीलिंग था कि 60 साल की उम्र के बाद व्यक्ति शायद उतना काम ना कर सके, तो कुछ ना कुछ उनको एक आर्थिक सुरक्षा का महसूस होनी चाहिए। इस हेतु हमने जो स्कीम निकाली है, अब जितने असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं 18 से 40 वर्ष के बीच, इन सबको एक बहुत नॉमिनल अमाउंट देना पड़ेगा, बहुत नॉमिनल, और सेंट्रल गवर्नमेंट उतना ही मैचिंग अमाउंट देके सुनिश्चित करेगी कि 60 साल की आयु के बाद इन सबको पेंशन मिले, 3,000 रुपए पेंशन मिले। मैं समझता हूं LIC को ये जिम्मेदारी मिलेगी, और LIC के लिए तो प्रॉफिट मेकिंग और एक बिजनेस बनेगा, क्योंकि आखिर सरकार उसका प्रीमियम जो बाकी है पूरा हम दे रहे हैं जी। तो मिलके LIC को ये काम देश भर में दिया जाएगा। सरल तरीके से, सरल सेल्फ डिक्लेरेशन से हम लोगों को इस स्कीम का लाभ लेने को प्रोत्साहित करें। जो कामधेनु योजना गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, इसमें पॉलिटिकल मैसेजिंग आप देखते हैं, क्योंकि इसको लेकर लोग यही कहेंगे कि भाई ये तो गाय की बात करने वाली दुर्भाग्य तो मैं ये कहूंगा कि इतने वर्ष लग गए ये बनाने के लिए। आखिर संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल देख लीजिए, उसमें लिखा है कि सरकार ने चिंता करनी चाहिए गाय की जी, और उनका आगे चल के कैसे विकास हो, वो ये सरकार की चिंता डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दी गई है। तो मैं समझता हूं हमने तो हमारी जो जिम्मेदारी थी उसको निभाया है। रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से पहली बार हुआ है, लेकिन लोग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कह रहे हैं कि सिर्फ 7% का इजाफा है, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम और उपलब्ध कराएंगे। इस देश के जनता आज भली भांति जानती है, और मैं समझता हूं आज पूरे विश्व ने पहचान कर लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो देश की सुरक्षा पे कभी आंच नहीं आने देंगे।
और जो इसमें मेक इन इंडिया का पुट इसको रक्षा में आने का हमने क्या लगता है उसके लिए? हमने रक्षा में एफडीआई को भी अलाउ किया है और काफी मात्रा में देश भर में अलग अलग वस्तु जो डिफेंस में लगते हैं वो बनना शुरू हो रहे हैं। आपने देखा होगा हाल में प्रधानमंत्री जी जो टैंक है वो गुजरात में बनता है, उस फैक्ट्री में गए, देख के आए कैसे चल रहा है। ऐसे काफी सारे नए उद्योग जो रक्षा सुरक्षा के हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। हमने अलाउ किया कि विदेशी कंपनी भी साथ में मिलके यहाँ पे भारत में बनाए और भारत में बनी हुई चीज को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा बजाय कि जिंदगी भर इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करना। आपने हमारे विजन स्टेटमेंट में देखा होगा, हम चाहते हैं भारत आत्मनिर्भर बने, सिर्फ विदेश से लाए गए सामान के ऊपर देश नहीं चलना चाहिए। मैं जानता हूँ पीयूष जी आज आप बहुत हुआ है, मैं सिर्फ दो छोटी छोटी चीजें इस बजट के संदर्भ में आखिरी में पूछना चाहूंगा कि पहली बार बजट में 10 साल का एक विजन दिखाया गया। लोग कह रहे हैं चुनावी साल है, पता नहीं क्या होगा, तो आप 10 साल के विजन की बात कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है इस देश की जनता पे और हमें पूरा विश्वास है इस देश की जनता बड़ी समझदार है और भली बातें समझती है कि आज एक सशक्त नेतृत्व, निर्णायक नेतृत्व देने का सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं। देश की जरूरत है कि देश अच्छी दिशा में चले, अच्छी दिशा में विकास हो, सबका विकास हो इस देश में, और वो मुझे लगता है आज के दिन एकमात्र नेता श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। एक आखिरी बात ये कि जैसा आपने कहा भी बजट प्रधानमंत्री जी और अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने लगभग तैयार कर लिया था, पर आपको लगता है आप इस मामले में बड़े लकी हैं क्योंकि कल ही आपने एक ट्वीट किया था और बताया था कि अनमैन्ड क्रॉसिंग जो है रेलवे की उसको खत्म कर दिया गया। आप जो लक्ष्य लेकर चलते हैं, मतलब जो लक्ष्य बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, चाहे वो हर घर में बिजली पहुंचाना हो, रेलवे को सुरक्षा और के लाल पे लाना हो, या बजट में इस तरह के ऐलान हो, आपको लगता है कि ये सारे ऐलान कहीं ना कहीं आप इसमें आपकी भूमिका एक इम्पोर्टेंट रहती है? मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े स्पष्ट हैं अपनी नीति में, अपनी नीयत में, और मैंने तो सिर्फ एक प्रकार से उसको उजागर किया देश जनता के सामने। और प्रधानमंत्री जी कोई आज नहीं, लगातार गुजरात के दिनों में देख लो, दिल्ली में केंद्र सरकार में देख लो, लगातार 2400 घंटे इस देश के गरीबों की, इस देश के किसानों की, इस देश के मध्यम वर्गीयों की लगातार चिंता में रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि उस चिंता को दूर करने के लिए बड़े प्रभावी कदम 4-4.5 साल में लिए गए। ये उसी श्रृंखला में और एक जोड़ है और एक जुड़ाव है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से, और बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और जो बजट आपने पेश किया, इस वक्त लोग नंबर दे रहे हैं, तो मैं देख रहा था किसी ने एक टेलीविजन चैनल पे कहा मैं 10 में से 15 नंबर देता हूं, तो मुझे मालूम नहीं कि इतनी प्रशंसा जो है वो आप हो रही है, तो जाहिर तौर